नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। आप सबको सर बहुत स्वागत है आपका और आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और आज देखें बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे और 26 जनवरी के बहाने जो राजनीति हो रही है उसकी बात भी हम करेंगे। मुद्दा एक ही है, चुनाव। और मुद्दा जो चुनाव है तो उसमें लक्ष्य बिल्कुल साफ है, वो है कैसे दूसरे का वोट कम करना, दूसरे का वोट अपना वोट बनाना। ये कैसे हो रहा है 26 जनवरी के बहाने, मैंने आपसे कहा, वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं 26 जनवरी के पद्म पुरस्कारों से। अब पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल, अच्छी बात है। मनोरंजन, खेल, राजनीति, व्यापार जगत से कई सारी हस्तियों को जो है इस बार भी पद्म पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। तो पहले इसकी जो सूची है वो हम आपको बता देते हैं। प्रमुख हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 131 पुरस्कारों को मंजूरी दी थी, जिसमें पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। अब देखिए राजनीति कहां आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये राष्ट्रपति ने दिए हैं, बहुत सम्मानित व्यक्तियों को दिए हैं, लेकिन इनके बहाने कैसे राजनीति खेली जाती है। जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों पर कैसे फोकस रहा, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो कुल 131 पद्म पुरस्कारों में से तमिलनाडु में 13, पश्चिम बंगाल में 11 और केरल में 8 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तीनों राज्यों में अप्रैल और मई में चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार पद्म सम्मान पाने वालों में कई ऐसी हस्तियां रही हैं जो आप इस वक्त जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, जो खेमा है, उसके बिल्कुल विचारधारा के विपरीत है। जैसे केरल में लेफ्ट के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीएस अच्युतानंदन, उनको इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का नाम इसमें शामिल है। अब सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि वो सभी विचारधाराओं का सम्मान करती है और विपक्ष को ये कहकर कमजोर भी करना चाहती है कि हम तो सबको अपना मानते हैं। अब आप याद कीजिए जो भारत रत्न दिए गए थे खास तौर पर 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम भी शामिल था, इसमें चौधरी चरण सिंह जी का नाम उत्तर प्रदेश से शामिल था। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से आरएलडी, उनके पोते जो हैं, उनकी वो पार्टी को लेकर के इधर एनडीए में आ गए थे, जयंत चौधरी। बिहार में भी चुनाव, बिहार में आपने देखा कैसे कर्पूरी ठाकुर जी को पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भारत रत्न दिया गया था। अब ये सिलसिला चलेगा तो केरल में वीएस अच्युतानंदन, झारखंड में शिबू सोरेन, ये दो नाम आप याद रखिए। लेकिन इसके अलावा मांगों में कमी नहीं है। वैसे तो अभी बीजेपी और आरएसएस विचारधारा के जो महापुरुष हैं उनको, उनमें से कई को भारत रत्न नहीं मिला, ये शिकायत की जाती है। लेकिन मायावती जी ने एक नई मांग उठा दी है। उन्होंने कहा है कि बसपा के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हुए जो पोस्ट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि देश में बहुजन समाज के करोड़ों गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों को अपने पैरों पर खड़ा करके उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिलाने के संघर्ष हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को देश भर में उनके करोड़ों अनुयायियों की चाहत के अनुसार बिना देर किए भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, यही उचित होगा। तो ये मांग उठ गई है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई अगर पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिल सकता है, इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न मिल सकता है, नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया था, नरसिम्हा राव जी को दिया गया तो ये बताया गया कि इनको, उनका योगदान तो कांग्रेस पार्टी भूल गई थी, उनको मिल सकता है। तो मायावती जी कह रही कांचीराम को भी जी को भी दीजिए। दलितों के इतने बड़े वो नेता रहे, इतने बड़े प्रेरणा स्रोत है कांचीराम जी। तो ये एक बात है, इसकी हम लोग बात करेंगे। अखिलेश यादव जी का जो पोस्ट है 26 जनवरी पर, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा तेज पॉलिटिक्स जो है वो यूपी में ही चल रही है। अखिलेश यादव ने लिखा कि एक अनूठा गणतंत्र दिवस है, तारीख भी 26, साल भी 26। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस विशेष गणतंत्र दिवस पर देश के गणतंत्र के आधार जनतंत्र और उसके आधार संविधान की रक्षा का विशिष्ट संकल्प उठाइए। मतलब गणतंत्र दिवस पर केवल छुट्टी ना मनाइए, संविधान को बचाने की शपथ भी उठाइए, ये बात भी उन्होंने कही है। तो पहले जरा आइए पुरस्कारों के बहाने होने वाली राजनीति की बात हम कर लेते हैं। कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए, मायावती जी ने यह मांग उठा दी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, क्या आपको लगता है ये मुमकिन भी है? देखिए, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि भारत सरकार की इस पर क्या सोच है। लेकिन जब चौधरी चरण सिंह को दिया जा सकता है तो फिर काशीराम के लिए क्यों नहीं दिया जा सकता? यदि प्रणब मुखर्जी को दिया जा सकता है, जिनका कंट्रोवर्शियल इतिहास भी रहा, तो फिर काशीराम को क्यों नहीं दिया जा सकता? अब तो ये इसी प्रकार की खेमेबंदी होगी जिसके आधार पर मांगा जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष भी जरा देख लीजिए
क्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने से क्या जनजातियों का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ सिमट करके चला आया? इसका उत्तर ना है। यदि चौधरी चरण सिंह, मुझे याद है कि चौधरी चरण सिंह को जिस समय भारत रत्न दिया गया था, टेलीविजन के स्टूडियो में एक जाट नेता ने कहा कि पूरा का पूरा जाट बेल्ट राजस्थान से लेकर के पंजाब और ये हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा जाट अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोटपोट हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? इसका मतलब ना। आरएलडी तो आ गई थी ना? नहीं, आरएलडी आ गई, लेकिन जाटों ने क्या राजस्थान में वोट दिया? जाटों ने क्या पंजाब के अंदर वोट दिया? जाटों ने क्या पश्चिमी ये हरियाणा के अंदर वोट दिया? क्या जाटों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वोट दिया? उत्तर है ना। तो इसलिए इसका एक बहुत साफ कारण है, साफ बात है कि सांकेतिक चीजों से राजनीति में उसके आधार पर वोट मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। हां, चूंकि वो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो पहले होता क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकारें जो है दिल्ली के अंदर लॉबी करने वाले लोगों के लिए चल जाती थी। अब इसको बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है। ये भी कह सकते हैं कि दूसरे लोगों को पहले इस प्रकार के पुरस्कार नहीं दिए जाते थे जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, लेकिन क्या प्रयास? और दूसरी बात, एक लाइन और जोड़ दो, जो किसान क्षेत्र में, ये खेती क्षेत्र में काम कर रहा हो, आर्ट में काम कर रहा हो, शिल्प में, जो सुदूर देहात में चरखा चला रहा हो, उसकी कोई सुध नहीं लेता था। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की ये सरकार उनकी सुध लेती है। इस प्रकार का मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन क्या इनके माध्यम से कुछ राजनीति साधने की कोशिश नहीं होती? पुरस्कारों के माध्यम बिल्कुल होती है। और अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से लगातार तो हो रही है। 2017 में शरद पवार को किस आधार पर पद्म विभूषण दे दिया गया था? तो लगातार आप प्रणब मुखर्जी को 2019 के लोकसभा के पहले क्यों राष्ट्रपति भारत रत्न दे दिया गया था? किस आधार पर तरुण गोगोई के पिता तरुण गोगोई को आपने पद्म भूषण दे दिया, पद्मश्री दे दिया गया था? तो यह होता है, मुझे लगता है कि चुनाव को देख के किया गया। लेकिन आप देखिए, राजनीति अपनी जगह, आप लगता है कि राजनीति में आपको देना है। अब अच्युतानंद को आपने क्यों पद्म विभूषण दे दिया भाई? वो इतने घोर कम्युनिस्ट है, इतना उन्होंने संघ और बीजेपी के खिलाफ लगातार बोला है, संघ को उन्होंने देशद्रोही संस्था बोला है। और ये अच्युतानंद के शब्द है कि जो व्यक्ति संघ में जाता है वो बर्बाद हो जाता है, देशद्रोही की फसल उत्पन्न करने वाली संस्था चुनाव के लिए दिया ना, मतलब उनको ऑर्गेनाइजर में उन्होंने लेख भी लिखा है। मजेदार बात है, अच्युतानंद ने प्रो हिंदू भी बात कही है। अभी दिया गया पुरस्कार। एक लेख लिखने को उनके सारे जीवन की राजनीति से आप तुलना नहीं कर सकते। एक लेख लिखने से आप उनको क्या पद्म विभूषण दे दोगे? सारा जीवन वो कम्युनिस्टों की राजनीति करते रहे, सारा जीवन वो केरल में हिंसक राजनीति करते रहे। भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और भारतीय आरएसएस के खिलाफ वो लगातार जहर उगलते रहे, और उसको आप, मुझे लगता है, पद्म विभूषण दे रहे हो। शिबू सोरेन जो भगोड़ा बनाया, जो कोयला घोटाले में आरोपी रहे, भारतीय जनता पार्टी ने संसद 7 दिन चलने नहीं दी थी जब तक शिबू सोरेन का इस्तीफा नहीं होगा। संसद में होकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि शिबू सोरेन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज उसको आप सम्मानित कर रहे हो। मुलायम सिंह यादव जो कार से होकर गोली चलाते हैं, जो मुल्ला मुलायम के नाम से जाने जाते हैं, उनको आप सर, इतने सारे नाम आपने ले दिए, इनका देश के लिए क्या योगदान है ये तो जनता तय करे। ठीक है, मैं कह रहा हूं परिवार के लिए योगदान है। स्वतंत्र वीर सावरकर का क्या योगदान कम था, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी? महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 बार अपना प्रस्ताव 5 केंद्र सरकार को भेजा। क्यों सावरकर को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया? राष्ट्रीय सेवक संघ को 100 साल हो गए इस साल। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी को क्यों भारत रत्न नहीं दिया गया? ठीक है, क्या प्रणब मुखर्जी से कोई भूमिका कम थी सावरकर की? क्या नरसिंह राव से कम भूमिका थी? भाई आप ये सारे नाम देख ले, मैं कह रहा हूं, मैं तो सबको महापुरुष कह रहा हूं, लेकिन किसका कितना क्या योगदान है समाज के लिए, देश के लिए, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मायावती जी ने भी अगर मांग उठा दी है तो फिर इसमें भी गलत क्या है? तो मिलेगा ना, 2027 में चुनाव है, 2026 में मिल जाएगा, फरवरी में। अच्छा चलिए, 27 कह रहा अगले साल मिल जाएगा, विधानसभा चुनाव से पहले मिल जाएगा। मैं अगली खबर कह रहा था, पहले कर दिए जरा, क्योंकि हम लोग यूपी की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और ये बात चली, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, जब भारत रत्न अवार्ड दिया गया तो उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले का वक्त था। उसके बाद आरएलडी जो है जयंत चौधरी लेकर इधर एनडीए में आ गए, तब वो केंद्र में मंत्री भी है, और वो 2022 के विधानसभा इलेक्शन में आप याद कीजिएगा वो अखिलेश यादव के साथ थे, वो महागठबंधन का हिस्सा थे। अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? उनका फोकस उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रहा है, और मायावती जी वाला एंगल भी मैं इसमें डाल रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट का मतलब है खास तौर पर जाट, दलित, ये 2 समीकरण, और मुसलमान, ये 3 सबसे बड़ा वोट वर्ग जो आप वहां कह सकते हैं।
और अब वहां जो हो रहा है वो ये कि लखनऊ में कल जो सांसद हैं कैराना की इकरा हसन, उनकी मौजूदगी में और अखिलेश जी की मौजूदगी में आरएलडी के बहुत सारे नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया है। तो मतलब अब अखिलेश यादव अपने पूर्व सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी में सेंध लगा रहे हैं। वेस्टर्न यूपी उनके लिए बहुत एक बड़ा ट्रिकी से बेल्ट भी बन जाती है। जाट वोट अगर मुसलमान वोट के साथ जुड़ जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर उसमें दलित भी आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो। यहां प्रॉब्लम उनकी है कि यहाँ यादव वोट जो है बहुत ज्यादा इस वेस्टर्न यूपी की इस बेल्ट में खास तौर पर नहीं है, तो अब वो आरएलडी का वोट जो है जाट नेताओं को बहुत से उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया है। इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। मैं आपको लेकिन बयान सुनाना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी का, वो भी सुन लें आप। और मुझे लगता है इसका भी एक उत्तर जो है आ ही जाए अखिलेश जी की तरफ से, क्योंकि कई बार इस बात को योगी जी कह चुके हैं कि जो व्यक्ति 12 बजे सो के उठता हो वो लोगों के कल्याण के बारे में क्या सोच सकता है, गरीबों के प्रति उसकी क्या सोच हो सकती है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई बार कही है, एक बार फिर कही। 12 बजे सो करके उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी। ये कार्यक्रम जो एक्चुअली था, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्रों के अकाउंट में उन्होंने छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप की रकम सीधे ट्रांसफर की है। तो वो कह रहे थे पहले तो ये सब भ्रष्टाचार में खाई जाती थी सारी की सारी रकम, हम सीधा जो है बच्चों के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। फिर वो आए अखिलेश यादव पर, उनकी सरकारों में क्या होता था, जब वो मुख्यमंत्री रहे तो क्या होता था। उन्होंने तो दावा किया कभी सूर्योदय देखा ही नहीं होगा अखिलेश यादव जी ने। सर चुनावी साल है, अब तो देखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, जैसे बिहार में जंगल राज। भले ही आप 15 साल शासन में रहे हो, लेकिन आपके लिए वो तुरुप का पत्ता है जंगल राज। मध्य प्रदेश में आप 20 साल से शासन में हो, लेकिन जब चुनाव आएगा तो आप कहोगे दिग्विजय राज को याद करिए। अब अजीत जोगी जी का निधन हो गया, और नहीं छत्तीसगढ़ में भी यही चलता था कि अजीत जोगी जी का याद करिए। तो अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो 12 से 17 का याद कराया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया है कि जो राजनेता यदि सीएम बनेगा और 12 बजे सो के उठेगा तो जन कल्याण कैसे करेगा। देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया यदि सोता रहेगा तो उस राज्य की दशा क्या। सत्य मान रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है योगी जी की तरफ से, अखिलेश जी के खिलाफ एक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है, एक माइंडसेट तैयार किया जा रहा है आम मतदाता के मन में कि यदि आप फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो मैं तो योगी हूं, मैं सवेरे 4 बजे उठ जाता हूं, गाय की सेवा करता हूं, फिर दिन भर काम में लगा रहता हूं, मेरे तो कोई परिवार ही नहीं है। तो यानी मेरा पूरा जीवन आपके लिए और उनका जीवन अपने लिए। तो अपने लिए और आपके लिए का एक अंतर तैयार किया जा रहा है चुनाव से पहले। अच्छा, मायावती जी कांचीराम जी के लिए भारत रत्न मांग रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी के नेताओं को शामिल कर रहे हैं अखिलेश यादव अपनी पार्टी में। देखिए इसी पे एक कमेंट आ जाए। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो तासीर है वो 12 से 17 का जो आप कालखंड देखेंगे उसमें जाट और मुसलमान के बीच में जो विवाद हुआ और जो दंगा हुआ, उसके चलते जाट मुसलमान के साथ जाने को हरगिज राजी नहीं है, और ये प्रयोग पिछली बार फेल हो चुका है। आप देखिए जयंत चौधरी थे समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन क्या नतीजा रहा। जयंत चौधरी खुशी खुशी भाजपा के साथ नहीं आए हैं। जयंत चौधरी ये सोच के आए हैं कि यदि हम समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो जाट हमारा साथ छोड़ देगा। अब जो बार बार ये बात कही जाती है कि पूरे देश के जाट क्यों नहीं देते, देखिए हर पॉकेट का अपना तासीर होता है, इसलिए पॉकेट के हिसाब से काम होता है। नहीं, आप कह रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कभी जाट मुसलमान एक साथ नहीं आए? मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुसलमान एक साथ जाने से परहेज कर रहे हैं। वो परहेज अभी भी लागू है। तो जयंत चौधरी को यहाँ आने का फायदा दिखा कि मंत्रिमंडल भी मिल गया, अपनी बिरादरी भी मिल गई और अपना राजनीतिक कैरियर भी मिल गया। और वो जो अखिलेश जी एक प्रयोग कर रहे हैं कि जाट और मुसलमान को एक साथ लाने का, मुझे लगता है वो सफल होता मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है। अच्छा, इस वैसे इस बेल्ट में एक प्लेयर और है, उसकी बात भी कर लेनी चाहिए हमें राहुल जी, क्योंकि कल ही वो सभा भी हुई है
चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी बनाई है, उन्होंने आगरा में एक बहुत बड़ी कल रैली की है। और खैर दावे तो हर नेता करता है, लेकिन ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक दलित वोट का एक प्लेयर बनना चाहते हैं और सब जीत करके आए। इंडिपेंडेंट जीते थे, पार्टी बनाई थी उन्होंने तब 2024 का चुनाव नगीना से जीते थे। नगीना से देखिए, जीत करके दो आए नेता- थे। तो वो ऐसा नहीं है कि उनके पीछे कोई आधार नहीं है। दो दलित नेता तो भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हैं, एक उदित राज जी और दूसरे चंद्रशेखर जी। ये दोनों दलित नेता भारतीय जनता पार्टी के पैदा किए हुए हैं, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी इनसे हाथ खींच लेगी उस दिन इनका राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा तो मायावती जी के लिए ही है ना। लेकिन बिल्कुल है, और ये भी बात है कि जिस तरह से मायावती जो है रिलक्टेंट दिखती हैं वेरियस इलेक्शंस में आगे आने में, उसका भी कारण है कि वो वैक्यूम है जिसे जो रावण है वो भर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दलित राजनीति के वो पुरोहा बन जाएं या वो नेता बन जाएं, ये कोशिश है ही। और उधर मायावती अगर बात करें कांशीराम के लिए जो है वो भारत रत्न की, तो वो भी उनकी कोशिश है कि किस तरह से वो अपना वोट बैंक जो है वो बचाए रखें, क्योंकि कांशीराम आप कोई माने या ना माने, उन्होंने दलितों को इस देश में एक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब में भी। अगर आपको याद हो पंजाब में जिस तरह से उन्होंने दलितों को एक किया था, उनके समय में बहुत ज़्यादा दलित जो पावर है वो दिखाई दी थी पंजाब में। तो ऐसे में उनका कंट्रीब्यूशन दलित राजनीति में कोई भी मना नहीं कर सकता, और अगर उनकी मांग है तो वो इसी राजनीतिक भी है, और वैसे भी मांग जो है वो सही है। दूसरी तरफ ये जो राजनीति की बात हो रही थी कि पद्म भूषण या बाकी अवार्ड्स में राजनीति, तो राजनीतिक दल हैं, क्यों नहीं करेंगे राजनीति, और वो अपने हिसाब से ही राजनीति करेंगे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से राजनीति की थी, अब बीजेपी है वो भी अपने हिसाब से राजनीति। आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। ये इतने बड़े देश के सबसे बड़े सम्मान किसी आधार पर दिए जाने चाहिए, उसके पीछे उनका कोई योगदान होना चाहिए जिनको ये मिले। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों का योगदान मैं नहीं, ये नहीं अगर कह रहा हूं, किसी- मैं ये नहीं किसी- कह रहा हूं, लेकिन अगर आप सौरभ जी ऐसा देखिए, नहीं है, ठीक बोल रहे हैं। अगर विचारधाराएं अलग हों तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दुश्मनी हो जाए। विचारधाराएं अलग होने का मतलब दुश्मनी नहीं है। अगर अलग अलग विचारधारा इस देश में, अलग अलग विचारधाराओं ने इस देश को बनाया है, और ऐसे में अगर किसी को सम्मान किया जाता है उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए, तो वो गलत नहीं। सौरभ, आप देखिए पत्रकारिता को ले लीजिए, तो आपको, आप लोगों का पेशा है, हमारा पेशा नहीं है। बरखा दत्त को मिला या नहीं मिला? राजदीप सरदेसाई को मिला या नहीं मिला? तो यही प्रश्न तो पहले खड़ा किया जाता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे पुरस्कार नहीं बांटे जाएंगे। देख ले, ऐसा नहीं है। देखिए, वो लोग भी एक अच्छे पत्रकार थे, जिनको बारे में मान्यता ये है कि भाई बड़े अच्छे पत्रकार थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगलते थे। अब दूसरा खेमा भी है जिसमें भी, उसमें भी अच्छे पत्रकार थे, लेकिन वो राष्ट्रवादी जिसे कहते हैं, या दक्षिण पंथ धुरी से वो बंधे हुए थे या जुड़े हुए थे, या उनके प्रति हमदर्दी थी या उसके पक्षकार थे। तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आएगी तो उनको किनारे हाशिए पर लगा दे, जरूर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जब बाकियों की सत्ता थी तो उनको हाशिए पर रखा गया था। अब कम से कम हाशिए पर तो नहीं रखा जाता है। मैं बार बार गोदी मीडिया का सवाल आता है तो मैं यही बात कहता हूं कि पहले गोदी मीडिया में एक भारतीय जनता का पत्रकार प्रवक्ता होता था और बाकी 4 गिरोह अलग अलग नाम से होते थे। अब तो कम से कम पैनल पर आप गोदी मीडिया की गाली भी खाते हैं, लेकिन दोनों पैनल आप बराबर करके चलते हैं, 2 पक्ष के और 2 विपक्ष के रखते हैं, तब भी आप गालियां खाते हैं। तो आगे से आगे अब जब केरल में चुनाव लड़ेंगे तो फिर लेफ्ट के लिए सोच समझ के बोले ना भाजपा, भारतीय जनता नहीं, पार्टी भी। मैं तो जब मुलायम सिंह को मिला था तो मैं इसका घोर विरोधी किया। वो उस हत्यारे को, कार सेवक के हत्यारे को दिया गया था, देखिए, तो मैं तो उस समय भी बोलता था। अखिलेश जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर रहे हैं तो वो जाट और मुसलमान को एक करना चाह रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर जो है उनकी नजर अपने दलित वोट को एकजुट करने पर है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी एक प्रयास चल रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उनकी नजर यादव वोट पर है। उन्होंने कहा यादव वोट से बड़ा सनातनी समाज और कौन सा है, यादव समाज हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहा है। तो अब यादवों को यह तय करना है कि मथुरा में भगवान कृष्ण कब बंसी बजाएंगे, मतलब कब मथुरा में जो है विवाद खत्म होगा और वहां पर एक भव्य कृष्ण जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर बनेगा। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने फिर उसमें राम मंदिर का उदाहरण भी दिया है। देखिए कि राम मंदिर में तो बाल स्वरूप में भगवान रामलला जो है विराजमान हो गए। अब ये यादवों को तय करना है कि मथुरा का मंदिर जो है वो कब बनेगा। समीर जी, निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित बयान है, और जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि अगर मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो समाजवादी पार्टी 2 कौड़ी की पार्टी बन के रह जाएगी। और अब ब्रजेश पाठक ने ये नया मांग की है कि भाई, और कहा है कि अगर यादव वोट बैंक
हमारी तरफ आ जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यादव को सोचना चाहिए कि भाई वो हिंदुत्व के लिए वोट करेंगे या ऐसी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक लेके चलती है। यादव भी हिंदुत्ववादी है, ये बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल, कृष्ण के वंशज है तो हिंदुत्ववादी तो है ही। और मुझे लगता है कि वो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी फिलहाल अखिलेश यादव जिस तरीके से यादव के नेता बने हुए और यादव का बड़ा वोट बैंक चुना हुआ है, हालांकि तमाम तरह के यादव नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिहार में अगर रामकृपाल यादव को लेकर आते हैं, भूपेन्द्र यादव केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, केंद्र मंत्री है, उत्तर प्रदेश के उन्होंने कई बार जिम्मेदारी संगठन की देखी है। तो मुझे लग रहा है कोशिश की जा रही है कि भाई जो हमारा वोट बैंक है उसके अलावा जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जिससे हमारी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, उसके वोट बैंक को कैसे तोड़ा जाए। तो मुझे लग रहा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यादव को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही संदेश इन पहले ब्राह्मणों को अखिलेश यादव ने दी थी कि भाई हमारी सत्ता आएगी तो ब्राह्मणों की तरह ऐसा नहीं होगा, ब्राह्मण नाराज दिख रहा था तो अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के पास चारा फेंका, और अब अखिलेश यादव के खिलाफ उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए, क्योंकि पता है कि ओवैसी एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक तोड़ेगा। और अखिलेश यादव जिस तरीके से मंदिर बना रहे हैं इटावा के अंदर, अखिलेश यादव जिस तरीके से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हिंदुत्व का वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका हम यादव वोट बैंक अपने पास तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 17 में और 19 में तो यादव मिला भी बीजेपी को ज्यादा वोट, अच्छा 14 में भी, 14 में भारतीय जनता पार्टी 71 सीट जीती है, तो यादव समाज अपने परंपरागत पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। और 17 में जो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में जीत हुई है उसमें भी यादव समाज अपनी परंपरागत यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। ऐसे में एक संभावना तो है ना कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि उसको हम फिर से वापस। अभी आपने कहा अखिलेश जी को सनातन की चिंता हो रही है, वो उन्होंने अपना एक संसदीय दल जो है वो भेजा मणिकर्णिका घाट में ये देखने के लिए कि भाई ये एआई जनित तस्वीरें थी या असली, जो वहाँ प्रतिमाएं टूटी, मंदिर टूटे, देवी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा थी वो टूटी कि नहीं टूटी, तो वहाँ काफी धक्का मुक्की उनकी और पुलिस प्रशासन की भी हुई। तो ये तस्वीर पोस्ट की थी अखिलेश यादव जी ने। शंकराचार्य जी के विवाद पर वो खूब बोल रहे हैं जो माघ मेले में चल रहा है, शंकराचार्य आगे केशवानंद सरस्वती बनाम यूपी सरकार, यूपी प्रशासन। उसमें जो सबसे विचित्र बात बार बार हो रही है, मुझे लग रहा है चौथा बयान होगा वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें उन्होंने बार ये कहा कि हम भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं स्नान करें और विवाद खत्म करें। लेकिन यहाँ एक अब जो उन्होंने लेटेस्ट बयान दिया उसमें, अच्छा वो प्रयागराज में थे और ये खबर भी कल चल रही थी कि शायद वो शंकराचार्य जी को मनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन वो गए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं जरूर चला जाऊंगा। लेकिन फिर उनसे सवाल हुआ कि शंकराचार्य जी ने तो कहा कि आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप बढ़िया बात करते हैं। इस सवाल को लेकिन टाला नहीं केशव प्रसाद मौर्य ने, ये इंपॉर्टेंट है। असहज करने वाला सवाल जरूर था उनके लिए, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से जो है इससे किसी तरह बच निकले। उन्होंने कहा शंकराचार्य जी कोई राजनीति की नहीं है और मैं इस पर कोई टिप्पणी करके उनका जो पद है उसकी मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये हमारी पार्टी तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं सवाल भी लोडेड था और जवाब भी उतना ही लोडेड था। सुनिए आप। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए क्योंकि आप में देखिए वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। अरे मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी बनाएगी, फिलहाल विवाद खत्म कर दें शंकराचार्य जी। बहुत सारे बयान है, यही नहीं है, ये तो विवाद खत्म करना चाहते हैं। मायावती भी इसमें घुस गई हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है वो जो ब्राह्मण वोट है उसको खींचना चाहती हैं। उनको भी इंडिकेशन मिल रहा है कि ब्राह्मण जिस तरह से जो एमएलएज हैं वो एक साथ मिलके आए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ है। तो सब जो लोग हैं इस वक्त राजनीति में लगे कि कोशिश करें कि कौन किस समुदाय को अपनी ओर खींच ले। आप ये सारी कोशिश देखें। नहीं वो तो जो आशीर्वाद शंकराचार्य जी ने दिया सीएम बनने का, मैं वो कह रहा हूँ सवाल को डक नहीं किया उन्होंने। तो वो तो देखिए ये बात तो हो ही रही है ना कि दोनों के बीच में जो है मुख्यमंत्री और इनके बीच में विवाद है, ये बातें तो चलती हैं। तो क्यों और लगातार उनकी लाइन अलग है सरकार से। देखिए डक नहीं किया, उन्होंने जो कहा वो सच्चाई कहा। बात तो सही है कि मुख्यमंत्री तो क्या केंद्रीय हाईकमान ही तय करती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे वो विधायक दल तय करता है। नहीं संविधान, बिल्कुल आपने सही कहा। संविधान तो यही कहता है कि भाई विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वही तय करता है।
लेकिन जो जो दो पर्यवेक्षक आते हैं वो किस लिए आते हैं? उनकी दृष्टि विधायक दल कहाँ? की बैठक के लिए आते मुझे हैं। ना सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा कोई सर। विधायक कहीं खिसक मुझे ना ये जाए, बता दें, वो इसलिए आते हैं। बार बार वो सरकार से विपरीत लाइन क्यों ले रहे हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री से भी सवाल हुआ कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आकर के मनाए हमको, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को जो करना है वो कर रहे हैं। विजय मौर्य जी का बयान है। ये उनसे पूछ लेते हैं, हमसे काहे को पूछ रहे हैं? ये तो केशव प्रसाद कुछ मौर्य कुछ वही है तो ना जिन्होंने कुछ तो कहा था कि सच्चाई सरकार से- सार्वजनिक होती सर, है, जग जाहिर होती ये है। तो वही केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने सार्वजनिक कहा था कि भाई सरकार से बड़ा संगठन होता है। हाँ। ये वही केशव प्रसाद मौर्य, तो ठीक है उन्होंने सर। जवाब दे दिया है। चले ठीक, शंकराचार्य जी की मन की बात संगठन और जब केशव जी चाहेगा की मन तब की मैं बात मुख्यमंत्री दोनों बन जाऊंगा। आ ही गई।